इस कहानी की शुरुआत अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके से होती है, जहां पर नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो मौसम और समुद्र की गतिविधियों पर निगरानी करते हैं, वहां से कुछ साइंटिस्ट यहां पर बर्फ की जांच करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो लोग यहां अपना काम शुरू करते हैं तो इधर अचानक से बर्फ टूटने लगती है, जिससे इधर बर्फ के बीचों बीच बहुत बड़ी दरार बनने लगती है। अब इधर हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो यहाँ बर्फ की खाई को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि उस तरफ उनका वो सारा रिसर्च और डेटा था जो भी उन्होंने अभी तक इकट्ठा किया था, जिसे बचाकर वो कूदकर अपने साथियों के पास आ जाता है, जिन्हें कि अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जैक सब कुछ समझ चुका था। जिसके बाद हम न्यू दिल्ली में यूएन कॉन्फ्रेंस की ग्लोबल वार्मिंग पर मीटिंग देखते हैं, जहां पर सभी देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आए हुए थे। तब इधर जैक सभी को बताता है कि हमारी धरती का जो कोर है उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से धरती में जो भी ग्लेशियर हैं वो बहुत तेजी से पिघलकर समुद्र में समा रहे हैं। और अगर इसी तरह ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में मिलते रहे तो आने वाले 100 सालों के अंदर धरती का मौसम पूरी तरह से बदलने लगेगा और जो भी उत्तरी देश हैं वो सभी बर्फ की चपेट में आ जाएंगे, यानी कि वो सभी आइस एज में पहुंच जाएंगे, जहां पर बर्फ ही बर्फ होगी। इसलिए जैक यहाँ मौजूद सभी प्रेसिडेंट से कहता है कि उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो बर्फ का टुकड़ा पिघला था वो एक पूरे देश के बराबर था। लेकिन इधर सभी उत्तरी देशों के प्रेसिडेंट इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जैक जो बता रहा था उसके लिए उन्हें अरबों खरबों का खर्चा था। जिसके बाद हम यहाँ दिल्ली शहर का हाल देखते हैं, जहाँ पर बर्फ पड़ रही थी और लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए आवाज उठा रहे थे। तब यहाँ पर जैक की मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है, जो कि समुद्र पर होने वाले तूफान पर नजर रखते थे, जिन्हें यकीन था कि जैक जो कह रहा था वो सच हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस में ये नोटिस किया था कि बहुत जगहों पर टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है। इसके बाद हमें टोक्यो में एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर अचानक से बर्फ के बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं, जो कि साइज में पत्थर के बराबर थे, जिनसे टकराकर यहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं। फिर यहाँ हम जैक को देखते हैं, जो अपने घर अपनी वाइफ से बात करता है। उसे पता चला था कि उसका बेटा सैम फेल हो गया है। उसे पता था कि उसका बेटा बहुत होनहार है, वो फेल नहीं हो सकता, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। तब उसकी वाइफ उसे बताती है कि सैम कल न्यूयॉर्क जा रहा है एक क्विज कॉन्टेस्ट के लिए, इसलिए उसे एयरपोर्ट छोड़ते वक्त उससे ये बात तुम खुद पूछ लेना। जिसके बाद अगले दिन जैक सैम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है, जहां रास्ते में वो उससे फेल होने का कारण पूछता है तो सैम बताता है कि उसे सारे क्वेश्चन के आंसर पता थे, पर उसने लिखे नहीं, क्योंकि उसके पिता हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, वो ज्यादा टाइम उसे नहीं दे पाते थे। जिसके बाद सैम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। फिर हमें स्पेस सैटेलाइट में साइंटिस्टों को दिखाया जाता है, जो जब नीचे धरती की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क शहर की तरफ एक खतरनाक तूफान का बवंडर बढ़ रहा है। इसके बाद वहाँ हम सैम को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ फ्लाइट में बैठा हुआ था, पर तभी इधर तूफान की वजह से इनके प्लेन में टर्बुलेंस होने लगता है। ये टर्बुलेंस इतना ज्यादा था कि प्लेन में रखा सारा सामान नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जब ये सभी लोग न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो वहां सैम देखता है कि सारे पंछी यहाँ से दूर भाग रहे हैं और वहां के जू के जानवर भी बहुत अजीब और एग्रेसिव बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि ये शहर तूफान की चपेट में आने वाला है। इसके बाद उधर हम प्रोफेसर को देखते हैं, जिन्हें अपने सिस्टम से पता चलता है कि समुद्र में 3 जगहों पर अचानक से तापमान बहुत नीचे गिर गया है, जो देखकर वो घबरा जाते हैं और तुरंत जैक को कॉल करके ये सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि उसने जो न्यू दिल्ली में कहा था वो सच में होने लगा है, यानी कि बर्फ पिघलने की वजह से उत्तरी ध्रुव की अटलांटिक धाराएं बदल रही हैं, जो जानकर जैक को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आने वाले 100 सालों के बाद होने वाला है। तब प्रोफेसर उसे वो सारा डेटा भेज देते हैं, जो देखकर जैक कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो जल्द ही आइस एज में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क के लॉस एंजलिस शहर को दिखाया जाता है, जहां पर अब तूफान पहुंच चुका था और ये तूफान 3 भयंकर बवंडर में बदलकर लॉस एंजलिस शहर को तहस नहस करना शुरू कर देता है, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और देखते ही देखते लॉस एंजलिस शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद हम यूएस प्रेसिडेंट के सामने नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो कि मौसम पर निगरानी रखते थे, उनकी मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर जैक भी था, क्योंकि वो मौसम विभाग में एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करता था। अब यहाँ मौसम में अचानक से इस तरह बदलाव देखकर सभी लोग परेशान थे और उन्हें इसकी वजह भी पता नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब इधर जैक सभी को बताता है कि धरती में जो भी ग्लेशियर हैं वो पिघलकर समुद्र में मिल रहे हैं और समुद्र में नमक की मात्रा कम हो रही है, जिस वजह से मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे और पृथ्वी का पूरा उत्तरी हिस्सा बर्फ में बदल जाएगा। जिसके बाद वो बताता है कि उसके पास एक मॉडल है, जिसकी मदद से वो अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कब होने वाला है। लेकिन इधर अभी भी कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। पर इधर एक नासा में काम करने वाली लड़की थी, जिसे जैक की बातों पर यकीन था, क्योंकि उसे पता था कि मौसम बहुत जल्द ही बदल रहा है।
तो अब जैक उस लड़की और अपने दो दोस्तों के साथ रात भर अपने मॉडल पर काम करता है, जिसके नतीजे जब आते हैं तो उन्हें देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अगले 6 हफ्तों के अंदर धरती का पूरा उत्तरी हिस्सा बर्फ में बदलने वाला था और इससे पहले बहुत सारी तबाही और बहुत सारे तूफान आने वाले थे। इसलिए अब जैक ये सारी बातें बताने के लिए वाइस प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, पर प्रेसिडेंट को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने पिछली मीटिंग में कहा था कि ये तो 100 सालों बाद होने वाला है। इस पर जैक उन्हें कहता है कि वो उस वक्त गलत था, पर अगले 6 हफ्तों के अंदर वो सभी लोग बर्फ में बदल जाएंगे, जिस तबाही की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द शहरों को खाली करवाना चाहिए। पर इधर प्रेसिडेंट उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि जिस तरह पिछली बार तुम गलत थे, इस बार भी तुम गलत ही होंगे। जिसके बाद हम स्कॉटलैंड में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को देखते हैं, जो जब हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं, जहां पर टेम्परेचर एकदम से -150 डिग्री गिर चुका था, जिस वजह से इनके हेलीकॉप्टर भी जम जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। फिर जब सोल्जर हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने लगते हैं तो दरवाजा खुलते ही वो भी जमकर मारे जाते हैं। जो बात जब उधर प्रोफेसर को पता चलती है तो वो उस एरिया की सैटेलाइट इमेज को जैक को भेजते हैं और उससे उन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान है जो कि न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब जैक अपने बेटे सैम को कॉल करता है, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क में अपने दोस्तों के साथ था, जहां पर लगातार बारिश हो रही थी। जहां जैक अपने बेटे सैम को जल्दी से घर वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि वहां अब बर्फ का तूफान आने वाला था। लेकिन इधर बारिश और मौसम में बदलाव के चलते सारी फ्लाइटें और ट्रेनों को रद्द कर दी गई थी, जिस वजह से सैम घर वापस नहीं जा सकता था। और अब यहाँ धीरे धीरे करके पूरे शहर में पानी भरना शुरू हो जाता है, जो देखकर सैम और उसके दोस्त किसी सेफ जगह जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ जाते वक्त सैम की एक दोस्त के पैर पर कट लग जाता है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो सभी एक लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं और तब हम देखते हैं कि समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर से होती हुई पूरे शहर में आ जाती है, जो देखकर सैम और उसके दोस्त और बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए उस लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। और जो भी लोग बाहर थे वो सभी लोग समुद्र की चपेट में आकर मारे जाते हैं। जिसके बाद वहाँ हम जैक को देखते हैं, जिसको सैटेलाइट इमेज और अपने मॉडल के जरिए पता चलता है कि अब से 24 घंटों बाद अलग अलग जगहों पर तूफान आने शुरू हो जाएंगे और 48 घंटों में वो तूफान और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे और 6 या 8 दिनों बाद ये तूफान पूरी तरह से शांत होगा और तब पृथ्वी का पूरा उत्तरी हिस्सा बर्फ में बदल चुका होगा। इसलिए वो प्रोफेसर को कॉल करके ये सारी बातें बताता है और उन्हें भी वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात को नहीं मानते और वहीं पर रुकते हैं। फिर उधर हम सैम को देखते हैं, जो अपने दोस्तों और बाकी बचे हुए लोगों के साथ लाइब्रेरी के अंदर था, जहां अब सैम अपने डैड से बात करने के लिए एक पब्लिक फोन को ढूंढता है, पर वो फोन बेसमेंट में था जहां की पानी भरने लगा था। तब सैम अपनी दोस्त के साथ वहां पर जाता है और अपने डैड को कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि वो जहां पर है वहीं पर रहे, क्योंकि बहुत ही जल्द उधर एक खतरनाक बर्फीला तूफान आने वाला है, जिससे सारी चीजें जम जाएंगी। इसलिए वो लोग आग जलाकर ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनकर वहीं पर रुके, जब तक कि वो खुद वहां उसे लेने के लिए नहीं आता। जिसके बाद यहाँ इस बेसमेंट में भी पूरी तरह से पानी भर जाता है, जो देखकर सैम की दोस्त लॉरा को लगता है कि सैम शायद डूब गया है। लेकिन तभी सैम वहां से तैरकर बाहर निकल जाता है और फिर वो जल्दी से अपने कपड़ों को बदल लेता है। जहाँ फिर ये लोग जब लाइब्रेरी के बाहर देखते हैं तो वहां पर समुद्र में तैरकर नेवी का एक बहुत बड़ा शिप आ चुका था। फिर वहाँ हम जैक को देखते हैं, जो अपने बेटे को बचाने के लिए बर्फ में पहनने वाले कपड़ों को निकालने लगता है। तो तब यहाँ उसका एक सीनियर ऑफिसर आता है, जो उसे कहता है कि वो अपने रिसर्च और अपने मॉडल के नतीजे को एक बार प्रशासन के लोगों और प्रेसिडेंट को समझा दे, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके। तो अब जैक प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोगों को वही चीजें समझाता है कि तूफान के थम जाने के बाद पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा बर्फ की चपेट में आ जाएगा, इसलिए उन्हें लोगों को साउथ की तरफ भेजना होगा। लेकिन इधर अब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरे देश के लोगों को साउथ की तरफ भेज सके। तो तब जैक कहता है कि वो लोग सिर्फ आधे देश को ही बचा सकते हैं। जो लोग उत्तरी इलाके में रहते हैं वो अपने घरों में ही रहकर भगवान से दुआ करे तो अच्छा होगा, हो सकता है कि वो बच जाएंगे। तो अब प्रेसिडेंट भी ऐसा ही करने का सोचते हैं, क्योंकि उत्तरी इलाकों में तूफान आ चुका था, इसलिए वो अब आधे देश को ही बचाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद जैक यहाँ से चला जाता है और अपने बेटे के पास जाने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ जाने लगता है। तब यहाँ उसके साथ उसके दो दोस्त भी जाते हैं। फिर वहाँ हम सैम और बाकी लोगों को देखते हैं, जो जब बाहर देखते हैं तो वहाँ अब बर्फ पड़ने लगी थी और वहाँ जो भी पानी था वो ठंड की वजह से बर्फ बनकर जम चुका था। और जो भी लोग बचे हुए थे वो घरों से निकलकर साउथ की तरफ पैदल ही जाने लगते हैं, जो देखकर इधर लाइब्रेरी के बाकी लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं। तब सैम उन्हें रोकने की कोशिश करता है।
वो उन्हें कहता है कि उसके पिता मौसम विभाग में वैज्ञानिक हैं और उन्होंने उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा है क्योंकि बाहर का मौसम और भी ज्यादा खराब होगा और वो लोग बाहर जमकर मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और यहाँ से चले जाते हैं। अब इस लाइब्रेरी में सैम के 2 दोस्त और 2-3 लोग वो थे जो सैम की बातों पर भरोसा कर रहे थे। वो लोग अब गर्म रहने के लिए लाइब्रेरी की किताबों को जलाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। जो लोग जब गाड़ी से आ रहे थे तो रास्ते में बर्फ के कारण इनकी गाड़ी फंस जाती है। तब ये लोग यहाँ से पैदल चलने का डिसाइड करते हैं। जहाँ काफी दूर चलने के बाद बिल्डिंग के कांच टूटने की वजह से ये तीनों नीचे गिरने लगते हैं, जिसके नीचे एक लिफ्ट की सीढ़ी थी। जहाँ गिरते तो ये सारे लोग मारे जाते हैं। तभी इधर जैक गिरने से रोक लेता है, पर वो दोनों अपने एक दोस्त को ऊपर नहीं खींच पा रहे थे और तभी जिस कांच के ऊपर वो लोग थे वो भी टूटने लगता है, जो देखकर इनका वो साथी रस्सी को काटकर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे जैक को बहुत दुख होता है और फिर वो और उसका दोस्त यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद उधर हम सैम और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ ये सभी लोग गर्म रहने के लिए किताबों को जलाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तब यहाँ हमें पता चलता है कि सैम अपनी दोस्त लॉरा से प्यार करता था, जो बात वो अब लॉरा को बता देता है। पर यहाँ अगले दिन लॉरा बहुत बीमार हो जाती है क्योंकि उसके पाँव पर जो कट लगा था उसमें इन्फेक्शन फैल चुका था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द दवाई चाहिए थी। तब सैम बाहर उस नेवी के शिप को देखता है, जिससे उसे याद आता है कि हर शिप में मेडिकल रूम और दवाइयाँ होती है, तो वहाँ उसे लॉरा के लिए भी दवा मिल जाएगी। इसलिए वो अपने 2 दोस्तों के साथ उस शिप के अंदर जाता है, जहाँ उन्हें मेडिकल रूम में वो दवाई भी मिल जाती है। लेकिन जब ये लोग उस शिप से बाहर निकल रहे थे तो इधर भेड़ियों का एक ग्रुप आ जाता है जो कि जू से भागकर आए थे और अब इनमें से एक भेड़िया सैम के एक दोस्त के पाँव को भी काट लेता है। तब सैम उन भेड़ियों से बचकर शिप के पीछे के दरवाजे को खोलता है और वहां से ये तीनों निकलकर लाइब्रेरी की तरफ भागने लगते हैं और तभी इधर बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आने लगता है, जो कि बवंडर के रूप में था, जिसके आने से यहाँ सभी चीजें जमना शुरू हो जाती हैं, जिससे बचते हुए अब सैम और उसके दोस्त लाइब्रेरी के अंदर आते हैं और जल्दी से उस दरवाजे को बंद करके आग को और जलाने लगते हैं, जहाँ अब लाइब्रेरी के बाहर सारी चीजें जम चुकी थी और वो सारे लोग भी जमकर मारे जा चुके थे जो लोग यहाँ से चले गए थे। फिर वहाँ हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं, जिनका दोस्त तूफान के वक्त बेहोश हो गया था। तो तब जैक तूफान और ठंड से बचने के लिए एक टनल के अंदर घुस गया था। जिसके बाद अगले दिन जब इनकी आंख खुलती है तो बाहर सूरज की रोशनी दिख रही थी और तूफान भी जा चुका था। तो अब ये लोग जल्दी से उस लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं जहां पर सैम और उसके दोस्त थे। जैक जब यहां आकर उस लाइब्रेरी के दरवाजे को खोलता है तो वहां पर सैम और उसके दोस्त सोए हुए थे, जो देखकर उसके दिल को तसल्ली मिलती है कि उसका बेटा ठीक है। जिसके बाद जब सैम यहाँ अपने पिता को देखता है तो वो उन्हें गले लगा लेता है और उसे एहसास होता है कि उसके पिता उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद उधर हम वाइस प्रेसिडेंट और बाकी के लोगों को देखते हैं जिन्हें की गवर्नमेंट ने साउथ की तरफ भेजकर बचा लिया था, जहां इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट दूसरे देश में थे, जहां से वो टीवी पर ब्रॉडकास्ट करते हुए अपने देशवासियों से बात करते हैं कि उन्हें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली लेना चाहिए था, नहीं तो हमें जो भी कुछ इस पृथ्वी और प्रकृति ने दिया है उसे हम इसी तरह से खो देंगे। जिसके बाद वो उन देशों का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें और उनके लोगों को पनाह दी। इसके बाद वो न्यूयॉर्क में बचे हुए लोगों को भी रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स को भेजते हैं, जहां से अब जैक, सैम और बाकी के लोगों को बचा लिया जाता है। और फिर यहाँ हम और भी लोगों को देखते हैं जो कि जिंदा बचे हुए थे और वो लोग अपनी बिल्डिंगों और छतों के ऊपर आ चुके थे, जिन्हें एक एक करके रेस्क्यू किया जा रहा था। और अब न्यूयॉर्क की पूरी सिटी के साथ पृथ्वी के जो भी उत्तरी देश थे वो सब बर्फ में जम चुके थे, जिस वजह से अब पृथ्वी का नक्शा भी बदल चुका था। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो प्रकृति अपना खेल खेलेगी और हमारा अस्तित्व भी मिटने की कगार पर आ सकता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय कर